नमस्कार दोस्तों। ये लाइव ब्रॉडकास्ट अगर आपको मिल रहा हो तो कोई नोटिफिकेशन आए, मैं कंटिन्यू करूं। हम्म। धन्यवाद दोस्तों, काफ़ी देर में लाइव आ रहा हूं, शायद काफ़ी लोग सो चुके होंगे अब। आ, राव जी नमस्कार। आ, काफ़ी देर में लाइव आया हूं, लगता है काफ़ी लोग सो भी गए हैं। दिन भर के थके होंगे, काम से वापस आए होंगे, सो गए होंगे। लेकिन उत्तराखंड के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण दिन है आज का। धामी सरकार को 1 साल पूरा हो गया है आज। नमस्कार हिमानी कवि कंडारी जी। अ, धामी सरकार को 1 साल पूरा हो गया है आज। और एक पूरा जश्न का माहौल है पूरे प्रदेश में। संतोष जानी जी कह रहे हैं जागो उत्तराखंड उठा हुआ है, तो उत्तराखंडी कैसे सो सकता है। धन्यवाद। नमस्कार गुसाई जी। अ, सोने से पहले मैंने सोचा कि धामी सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। क्योंकि हम भी साल भर कहीं ना कहीं हमारा एक तनातनी का माहौल रहा धामी सरकार के साथ। और उसकी वजह आप सब जानते हैं कि वो क्या कारण थे। नमस्कार राणा जी, हरीश राणा जी को नमस्कार। सभी मित्रों को नमस्कार। अ, 1 साल नई मिसाल, धामी सरकार ने एक स्लोगन दिया आज। 1 साल नई मिसाल। गौतम रावत जी लिख रहे हैं बॉयकॉट धामी सरकार। देखिए, मैं बॉयकॉट करने के लिए तो नहीं आया यहाँ पे। अ, मैं धामी जी को पहले तो सबसे पहले धामी जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ दिल से कि एक युवा मुख्यमंत्री हैं धामी जी। और अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं वो भी कि कुछ अच्छे काम हो। हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही उनका जो कार्यशैली है वो बिल्कुल बेकार है। कुछ अच्छे काम भी उन्होंने किए होंगे। अब वो जनता की नज़र में चढ़ नहीं पाए क्योंकि कुछ इतना कुछ गलत हो गया प्रदेश में कि अच्छे काम नज़रअंदाज हो गए। तो सबसे पहले तो मैं धामी जी को ये बधाई देना चाहता हूँ कि वो उत्तराखंड के सबसे शालीन मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। अब तक पिछले 20-22 सालों में जो मुख्यमंत्री रहे हैं और जिनसे मेरी मुलाकात होती रही है, उनमें से सबसे शालीन मुख्यमंत्रियों में हैं धामी जी। और धामी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ कि बहुत आलोचनाओं के बाद, लगातार आलोचनाओं के शिकार होने के बावजूद आपने आपा नहीं खोया है। जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आपा खो देते थे और कई हमारे पत्रकार भाइयों पे उन्होंने मुकदमे कर दिए, उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया उन्होंने। तो क्या ऐसे तो कम से कम धामी जी नहीं है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो अपने पत्रकार साथियों की तरफ से धामी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि धामी जी, आपका जो व्यवहार है, जो शालीनता है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि एक मुख्यमंत्री के रूप में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपने आपा नहीं खोया। चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आप लगातार निशाने पर रहे हों, चाहे वीआईपी को लेकर हमने तमाम सवाल पूछे हों, हाई कोर्ट हम गए हों और अब सुप्रीम कोर्ट हम पहुंच गए हैं। कहीं ना कहीं धामी सरकार, आपकी सरकार की कुछ ना कुछ भूमिका तो है कि वीआईपी का हम पता नहीं लगा पा रहे हैं और हमें कोर्टों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हम सीबीआई की जांच की मांग करते हैं, लेकिन आप जो हैं इनकार कर देते हैं सीबीआई जांच से। और ऐसा केवल आप अंकिता भंडारी केस में नहीं करते हैं, आप बेरोजगारों की जो लगातार
आपके साथ एक संघर्ष चल रहा था, एक लड़ाई चल रही थी, एक लगातार धरने पे बैठे हुए थे वो, और वो कह रहे थे कि जो यहाँ पे भर्ती घोटाले हो रहे हैं उसमें सीबीआई जांच की आप संस्तुति कर दें, लेकिन वो भी आपने नहीं की। तो कहीं ना कहीं आप सीबीआई जांच के भी खिलाफ हैं, और उसकी जो भी वजह होंगी, आप नहीं चाहते होंगे कि प्रदेश स्तर पे जो भ्रष्टाचार चल रहा है और कोई राज्य से बाहर की एजेंसी यहाँ पे आए और वो यहाँ पे पता लगाए कि कौन से विधायक, कौन से मंत्री या मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, वो भर्ती घोटालों में इन्वॉल्व रहे हैं, या जो हम वीआईपी की आपसे डिमांड कर रहे हैं कि वीआईपी को पता लगाएं और सीबीआई को जांच दें, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही होगी आपको। चलिए जो भी है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि एक शालीन मुख्यमंत्री के तौर पे आपको मैं बधाई देना चाहता हूं कि तमाम सवाल पूछे जाने के बावजूद आप आपा नहीं खोते और बहुत सौम्य तरीके से आप पत्रकारों के साथ पेश आते हैं, आम जनता के साथ पेश आते हैं, इसके लिए आपको बधाई। लेकिन धामी जी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर आपसे वार्तालाप होना जरूरी है, जिन पर आपको हमारी बात सुननी चाहिए। और आज जो है, मैं एक सोशल मीडिया पे एक वो भी देख रहा था, स्लोगन चल रहा था कि जो देश के मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने भी कहा है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मीडिया की स्वतंत्रता जरूरी है। और स्वतंत्रता जरूरी इसलिए है कि अगर हम आपसे कुछ बात कह रहे हैं तो उसका कुछ मकसद है, हम हम भी सुधार चाहते हैं, हम व्यवस्थाओं में सुधार चाहते हैं, इसलिए हम आलोचना करते हैं। तो ये कहा भी जाता है कि निंदक को निकट रखना चाहिए। जो निंदक होता है वो आपको कुछ अच्छी चीजें बताना चाहता है कि आप ये गलत कर रहे हैं। देखिए, तारीफ करना बहुत आसान होता है, आपके जो निकट लोग होंगे अब वो आपकी तारीफ कर रहे होंगे कि धामी जी आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और इसी को लेके आपने स्लोगन भी बनाया होगा कि एक साल नई मिसाल। वाकई एक नई मिसाल है। अगर आपके जो चाटुकार होंगे वो आपको जिस दृष्टि से देख रहे होंगे तो उनके लिए तो एक नई मिसाल है, लेकिन ये उत्तराखंड की आम जनता के लिए कोई नई मिसाल नहीं है। और बहुत सारे आपके निर्णय ऐसे हैं जो कि सवालों के घेरे में हैं। चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर हमने वीआईपी जांच की मांग की, उस पर आप हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हमें आपने दौड़ा दिया है, और हम दौड़ रहे हैं, और अपने एक लिमिटेड संसाधन होने के बावजूद हम लड़ रहे हैं, वो हम लड़ेंगे। लेकिन आपके लिए बहुत आसान था कि आप सीबीआई को मामला देते और उस वीआईपी का पता लगाते और आपका कद और बड़ा होता। मुझे लगता है कि एक साल में आपके पास सबसे बड़ा मौका ये था कि आप जनता के साथ खड़े हो जाते और जनता के सामने आके कहते कि मैं जनता की डिमांड पर वीआईपी को पता लगाने के लिए ये मामला सीबीआई को देता हूं। तो वाकई एक नई मिसाल पेश हो जाती। ये जो नया साल है, एक साल नई मिसाल वाकई बनती कि मुख्यमंत्री आगे आए और उन्होंने कहा कि क्योंकि ये उत्तराखंड की जनता की मांग है, देश की जनता की मांग है, इसलिए ये वीआईपी का मामला जो है मैं सीबीआई को देता हूं, और अंकिता हत्याकांड की ढंग से जांच होनी चाहिए, वीआईपी का पता लगना चाहिए, और वो भी सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो आप ऐसा न कर सके, तो मेरी शुभकामना है कि जो अगला साल आपका है वहाँ कहीं ना कहीं आपको सद्बुद्धि आए और आप सीबीआई को मामला दें, या जनहित के जो भी मामले हैं जिसमें सारी जनता चाह रही है कि ऐसा होना चाहिए, तो उसमें आप जनता के साथ खड़े रहें। क्योंकि जनता ने ही आपको विधायक बनाया है। हालांकि आप एक बार खटीमा से चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन फिर आप दोबारा चुनाव जीते और फिर आप मुख्यमंत्री भी हैं। तो जनता की बात को सुनना आपका दायित्व बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि आपने जो है एक विधायक के रूप में चुनाव हारा भी है और जीता भी है। तो आपको तो बहुत गंभीरता से इस बात पर मनन करना चाहिए कि अगर जनता कुछ कह रही है तो उसकी बात को गौर से सुनना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं युवाओं की तरफ बढ़ूं। उत्तराखंड के जो युवा हैं
लगातार भर्ती घोटालों को लेकर आपसे कह रहे हैं कि आप सीबीआई जांच करवाएं, लेकिन सीबीआई की जांच नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं मामले को दबाया जा रहा है। अभी आपने जो गैरसैंण का सत्र हुआ है वहां भी आपने चलिए मुकदमे वापस ले लिए, तो आपने कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया है कि जो हमारे युवा साथी थे जो आंदोलन कर रहे थे उनका आंदोलन सही था। अगर वो गलत होते तो कहीं ना कहीं सरकार को झुकना नहीं पड़ता। और जिन लोगों ने लाठी चार्ज करवाया, बच्चों के सर फोड़ डाले या उन पे फर्जी मुकदमे किए, तो अब उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब वो कौन लोग हैं, किन्होंने वो आदेश दिए कि बच्चों पर लाठी चार्ज होना चाहिए, उनकी जो डिमांड थी सीबीआई की वो बहुत जायज़ थी और आपने भी मान लिया है। तो आप एक नई मिसाल पेश कर सकते हैं कि जिन लोगों ने युवाओं पर देहरादून में लाठीचार्ज करवाया उन पे मुकदमे कायम हों, तो एक नई मिसाल पेश हो जाएगी। तो ये आप कर सकते हैं, आपका कद और बढ़ेगा। तो युवाओं को लेकर भी आपको लगातार मुझे लगता है कि युवाओं से आपका वार्तालाप होना चाहिए। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप की जो स्थिति है वो नहीं होनी चाहिए। और अगर युवाओं से वार्तालाप किया जाएगा, एक संवाद बना रहेगा, तो कहीं ना कहीं जो पारदर्शिता है वो आपकी कार्यशैली में नजर आएगी। और अगर आप वाकई चाहते हैं कि उत्तराखंड के युवाओं के साथ अन्याय न हो, तो वो भी कहीं ना कहीं धरातल पर उतरता हुआ दिखाई देगा। मुख्यमंत्री जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़े। अभी आपने तमाम चीज़ें, अभी चर्चा चल रही है कि आपने जो अभी नई शराब नीति, आबकारी नीति बनी है, उसमें शराब सस्ती की जा रही है। आपके जो गौला नदी में और तमाम कुमाऊं के इलाके में जो आपका गृह क्षेत्र है वहाँ पे जो खनन की गाड़ियाँ निकलती हैं उनसे टैक्स वसूली नहीं होगी या कम होगी, उस पर भी कोई निर्णय लिया है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि उत्तराखंड को खनन और शराब की जो एक तरह से उधेड़बुन है कि उत्तराखंड की सरकारें खनन और आबकारी से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं और इस प्रदेश के बारे में एक विकास की लंबी सोच को डेवलप नहीं कर पा रही है, उसके बारे में भी सोचिए। क्योंकि जो हमारा उत्तराखंड प्रदेश है ये इसलिए बनाया गया है कि इस पहाड़ी प्रदेश में जो तमाम संभावनाएं हैं, तमाम संसाधन हैं, चाहे वो पर्यटन को लेके हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर को लेके हैं, चाहे वो जैविक खेती को लेके हैं, चाहे पशुपालन को लेके हैं, चाहे उद्यान को लेकर हैं कि उद्यानों का हम कैसे विकास कर सकते हैं, इनकी ओर कोई भी मुझे आपका ऐसा निर्णय अभी तक नज़र नहीं आया कि आपने पशुपालन को लेके या हॉर्टिकल्चर को लेके या टूरिज्म को लेके, जो कि मैं समझता हूँ कि रीढ़ रज्जु है इस प्रदेश की, उसको लेकर कोई आप एक अनुपम योजना सामने लेके आए हों या कुछ ऐसा कर रहे हों जिससे लगे कि वाकई एक आप युवा मुख्यमंत्री हैं और उत्तराखंड को आगे ले जाना चाह रहे हैं। संसाधन, जिस तरह के संसाधन हमारे पास हैं, उस जो संसाधन हैं उनके हिसाब से कुछ यहाँ पे प्लान करना चाह रहे हैं, उस तरह से कुछ काम करना चाह रहे हैं। अगर केवल आप खनन पे और शराब पे फोकस करेंगे तो देखिए फिर खनन और माफिया का सीधा सीधा संबंध है और ऐसी शराब का सीधा सीधा माफिया से संबंध है, तो कहीं ना कहीं आप पे उंगलियां उठेंगी। तो मेरी आपको शुभकामनाएं हैं कि एक साल नई मिसाल जो आप स्लोगन दे रहे हैं, तो नई मिसाल तब बनेगी जब उत्तराखंड के विकास को आप पशुपालन से जोड़ेंगे, हॉर्टिकल्चर से जोड़ेंगे, पर्यटन से जोड़ेंगे और तमाम ऐसे रोजगार के अवसर पैदा करेंगे कि हमारे युवाओं को पहाड़ी इलाकों से पलायन करके देहरादून और दिल्ली और तमाम देश के इलाकों में और विदेशों में न जाना पड़े। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसी वजह से मैं आज लाइव भी आया। मुझे भी लगा कि आपको बधाई भी देनी चाहिए और कहीं ना कहीं इन बधाइयों के साथ साथ आपको कुछ सुझाव भी देना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक पत्रकार होने के नाते मेरा ये दायित्व है कि मैं सच आपके सामने परोसूं। क्योंकि अगर मैं सच परोसूंगा तो कहीं ना कहीं अगर मेरी बात को सुना जाता है तो कहीं ना कहीं सुधार आने की संभावना होती है।
प्रदेश में जो योजनाएं इम्प्लीमेंट होंगी। तो मैं चाहूँगा कि ये, अगर आप लाइव ना भी देख रहे हो तो कहीं ना कहीं से सरकार के किसी नुमाइंदे के माध्यम से ये लिंक आप तक पहुँचे, और आप जब चाहेंगे उत्तराखंड के विकास पर, तमाम मुद्दों पर मैं आपसे चर्चा करने के लिए, सुझावों को लेकर हमेशा आपके पास आ सकता हूं। और देखिए, हम भी जानते हैं कि अगले 4-5 सालों तक उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार रहेगी। हम भी सरकार में अस्थिरता नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि जो भी मुख्यमंत्री यहाँ पे है वो बेहतर काम करे, क्योंकि 5 साल का जो समय है, अगर वो बर्बाद चला जाता है तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड पीछे जाता है। तो ऐसी सोच हमारी नहीं है। हमारी सोच ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार है, वो 4-5 साल बेहतर काम करे, और अगर वो बेहतर काम कर पाती है तो उसे आगे मौका मिले, और अगर वो बेहतर काम नहीं कर पाती तो फिर किसी और को मौका मिले। तो यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ पर आलोचना को भी सुनना चाहिए, और गंभीरता से सारे सवालों का जवाब ढूंढना चाहिए सरकारों को भी। तो यही उद्देश्य है हमारा। पौड़ी को लेकर मैं ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि पौड़ी भी आप दौरे पे आए थे और एक होम स्टे में आप रहे रात को। मुझे भी अच्छा लगा कि आप सर्किट हाउस में ना रुक के एक होम स्टे में रुक गए, और उसके बाद आपने तमाम किस्म की घोषणा करी कि पौड़ी को जो है 4 धाम यात्रा सर्किट से जोड़ा जाएगा। और उसके बाद ये बात भी आई कि कहीं ना कहीं जो है आप इन योजनाओं के लिए एक असेसमेंट के लिए भी मीटिंग लेंगे। अब वो मीटिंग कहाँ तक पहुंची, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो हमें नहीं पता। लेकिन जिस तरह से 4 धाम यात्रा बिल्कुल अब सामने खड़ी है, अभी तक हमें ऐसा कुछ महसूस नहीं होता कि पौड़ी को लेकर आपने कुछ जो सोचा था वो धरातल पर उतर पाया है। तो मैं कुछ बिंदु जो अभी हो सकते हैं उन पर आपसे वार्तालाप करना चाह रहा हूँ इस लाइव के माध्यम से। कि देखिए, पौड़ी गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है। आपने बात रखी कि वहाँ पर जो मंडलीय अधिकारी हैं, चाहे वो कमिश्नर हैं चाहे वो डीआईजी हैं, वो तमाम अधिकारी वहाँ पे बैठेंगे। मंडलीय स्तर के अधिकारी लगातार रोस्टर के तहत वहाँ पे बैठेंगे। लेकिन मुझे तो ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल। न कमिश्नर साहब वहाँ पे लगातार बैठ रहे हैं, न डीआईजी साहब वहाँ पे लगातार बैठ रहे हैं, ना कोई दूसरे मंडलीय अधिकारी हैं वो वहाँ पे बैठ रहे हैं। तो देखिए, ये तो आपको तय करना पड़ेगा कि पौड़ी का आप अगर विकास चाहते हैं तो जो मंडलीय अधिकारियों को पौड़ी बैठाना है तो उस पर स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट होनी चाहिए वो पॉलिसी। और वो आपकी जो घोषणा थी वो अभी इम्प्लीमेंट होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात आपने कही थी कि पौड़ी को 4 धाम यात्रा से जोड़ा जाएगा, तो ऐसा भी कुछ अभी होते हुए मुझे दिखाई नहीं देता। मेरा ये सुझाव है, जो कि बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, कि इस 4 धाम यात्रा के दौरान हम लोग देवप्रयाग में, वहाँ पर इस हिसाब से कि ट्रैफिक अगर बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक को डाइवर्ट करके देवप्रयाग से पौड़ी होते हुए, जो कि आपका ऊपर वाला जो मार्ग है देवप्रयाग सफदरखाल होते हुए, वहाँ तमाम किस्म के रिजॉर्ट और होटल्स बन चुके हैं, वहाँ से होते हुए हिमालय की वादियों का आनंद लेते हुए टूरिस्ट ऊपर से निकल सकता है, और वो आगे जाके खाकरा में जुड़ सकता है केदारनाथ बद्रीनाथ मार्ग पर। उस रोड को अगर आप थोड़ा सा ठीक करा दें तो जो ट्रैफिक जैम की स्थिति पैदा होती है उस पर नकेल कर सकती है, और पौड़ी में भी कहीं ना कहीं कुछ तो रोजगार पैदा होगा। लॉन्ग टर्म क्या करना है उस बारे में डिस्कस किया जा सकता है। तो एक बहुत आसान सा पॉलिसी मैटर है कि देवप्रयाग में 4 धाम यात्रा को वन वे किया जाए, क्योंकि ऋषिकेश से जो टूरिस्ट जाता है वो जब श्रीनगर होते हुए निकलता है तो वहाँ जाम की स्थिति पूरी पैदा होती है। अगर आप ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा एक सुझाव आपको है कि अगर उससे कोई नाराजगी पैदा हो रही है श्रीनगर या आगे के इलाके में कि पौड़ी टूरिस्ट क्यों चला गया, तो वापसी में आप जगह जगह बैरियर डाल के, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि खाकरा जैसे मैंने आपको बताया उसके पास रुद्रप्रयाग से आगे खिरसू होते हुए कोटद्वार होते हुए वो टूरिस्ट जिसको दिल्ली एनसीआर मेरठ के इलाके में जाना है तो वो टूरिस्ट वापसी में वहाँ से निकल जाए। तो उससे खिरसू, बुआखाल, सतपुली और जो कोटद्वार का इलाका है यहाँ से तमाम टूरिस्ट निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, और जाम की स्थिति जो ऋषिकेश में वापस आने में पैदा होती है वो नहीं होगी।
अगर वहाँ पे बैरियर डाला, फिर आप पौड़ी चुंगी के पास श्रीनगर में बैरियर डाल सकते हैं। वहाँ पे बहुत सिंपल सा पॉलिसी डिसीजन है, उसमें कोई पैसा खर्च नहीं होना है। तो वो जो टूरिस्ट सारा वापसी में भी ऋषिकेश होते हुए जाता है और जाम लगाता है ऋषिकेश में, वो नहीं होगा। तो एक नई मिसाल आप पेश कर सकते हैं पौड़ी को लेकर, और बहुत छोटे छोटे डिसीजंस हैं। मैंने सतपाल जी महाराज को भी कई बार सुझाव दिए हैं, अगर आप चाहें तो इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर काम किया जा सकता है। और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप एक युवा मुख्यमंत्री हैं। आप एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। देखिए, एक सवाल और सामने आया है, सिंगटाली मोटर पुल का मुद्दा। बिल्कुल, सिंगटाली मोटर पुल जो है वो पिछले 17-18 सालों से एक सपना बन के रह गया है। तमाम मुख्यमंत्री जो पौड़ी से आए, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, चाहे तीरथ सिंह रावत हैं, चाहे निशंक जी हैं, चाहे खंडूड़ी जी हैं, उनके गृह क्षेत्र को जोड़ता है पुल। और केवल न केवल उनके गृह क्षेत्र को जोड़ता है, जो हमारे एनएसए हैं डोभाल जी, उनके गृह क्षेत्र को जोड़ता है, बलूनी जी के गृह क्षेत्र को जोड़ता है। तो ये जो पुल बन जाएगा, देखिए बहुत आसान सा तरीका होता है टूरिज्म में कि आप अगर किसी क्षेत्र को विकसित करना चाहते हैं तो कम से कम वहाँ पे जो सड़क की और पुल की कनेक्टिविटी है वो बना दें। तो कौडियाला और ब्यासी के बीच में जो सिंगटाली जगह है, वहाँ से आप एक पुल अगर नदी के पार बना देते हैं, तो वहाँ एक पहले से सड़क का निर्माण हो चुका है जो कि अभी बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन वो ब्यासी होते हुए पौड़ी से कनेक्ट हो जाती है, और वहाँ से पौड़ी 20-30 किलोमीटर शॉर्ट हो जाएगा। वहाँ से आप सतपुली बहुत शॉर्ट हो जाएगा। और अगर सतपुली शॉर्ट हो गया तो फिर उसके बाद जो रिखनी खाल का इलाका है, चौबट्टा खाल का इलाका है, रामनगर का इलाका है, वो सारा नज़दीक हो जाएगा देहरादून से। तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र का विकास होगा, टूरिज्म के मानचित्र पे वो इलाका डेवलप होगा। देखिए, वो इलाका अभी डेवलप ना होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो नेशनल हाईवे है वो ऋषिकेश से सड़क जो है वो नदी के इस पार जो टिहरी का इलाका है वहाँ से देवप्रयाग और श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, चमोली होते हुए आगे बढ़ जाती है। हमारा ये सुझाव है कि सिंगटाली पुल के बनने से एक ऑप्शन मिल जाएगा कि जो लोग पौड़ी के इलाके से निकलना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ से हिमालय भी बहुत सुंदर दिखाई देता है, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय नज़दीक हो जाएगा, और वहाँ से आप गैरसैंण भी उस इलाके से कनेक्ट हो जाएगा, और कम से कम 1,000 से ज़्यादा गाँवों को सीधे पर्यटन और उससे जुड़े हुए जो सप्लीमेंट्री रोजगार हैं उनका लाभ मिलेगा। तो वो पुल बनना बहुत महत्वपूर्ण है। और जब एक बार मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी की घोषणा है, उससे पहले भी बात हुई है उसको पुल बनाने की, तो उस पुल को बनाया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए वो फिर मांग जो है एक बड़ी आबादी की मांग है, और न केवल वो गढ़वाल के क्षेत्र को बल्कि कुमाऊं के क्षेत्र को भी लाभान्वित करेगी, जो हमें कोटद्वार से नजीबाबाद और तमाम जगह से, रुद्रपुर से आपका यूपी के इलाके से होते हुए रामनगर, नैनीताल जाना पड़ता है। वो पहाड़ी इलाके से ट्रैवल करते हुए लोग जो है अपने कुमाऊं मंडल पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पूरे गढ़वाल क्षेत्र का विकास होगा। तो सिंगटाली पुल का बनना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए जो डीपीआर बननी है, जो श्रीनगर खंड के पास इसकी डीपीआर है, अभी तक बहुत लापरवाही से इसमें काम चल रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि उस इलाके के लोग अभी कुछ दिन पहले 16 तारीख को वहाँ पे सांकेतिक धरने पे भी बैठे थे, और अब उनकी योजना ये है कि अगर इस पुल की वित्तीय स्वीकृति नहीं बनती या इस पे काम होना शुरू नहीं होता, तो वो 4 धाम यात्रा को भी जाम करेंगे। पौड़ी के जिलाधिकारी को भी मैंने इस बात की जानकारी दे दी है कि इस बात पे काम होना चाहिए। सिंगटाली पुल बनने की घोषणा जल्दी होनी चाहिए, उसकी वित्तीय स्वीकृति होनी चाहिए, उसकी डीपीआर बननी चाहिए, और तमाम जो उसके लिए काम होने हैं, वित्तीय स्वीकृति से लेके उसकी टेंडरिंग और उसका बॉन्ड बनना, ये काम हो जाना चाहिए, जिससे कि जनता को विश्वास हो कि वाकई ये पुल बन रहा है। तो इस सिंगटाली पुल को लेके हैं, इसके अलावा तमाम चीज़ें हैं, इन पे आगे भी चर्चा जारी रहेगी आपसे। और एक बार फिर से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जो आपका 1 साल है वो आपको लगता है कि नई मिसाल है। हमारी नज़र में अभी तक नई मिसाल नहीं है,
और आपसे उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में आप हम जो कि जनता से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं या जो भी आप हमें समझें, कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग हैं, और एक जो हमारा अनुभव है, जो हमें नॉलेज है, जो फीडबैक हमें हम अपने सीनियर लोगों से मिला है, बुद्धिजीवी लोगों से मिला है, वो हम आप तक पहुंचाते हैं। एक ब्रिज का काम हम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी बात पर आप गौर करेंगे, और वाकई अगर एक साल नई मिसाल एक साल बाद नहीं बना है, तो मैं चाहूँगा कि आप 5 साल के बाद जब मुख्यमंत्री पद का आपका कार्यकाल पूरा हो, तो वाकई आपका जो कार्यकाल हो वो एक नई मिसाल लेके आए। और उसके लिए सबसे पहले आपको जनता की जो जन भावनाएं हैं उनको सुनना चाहिए। और कम से कम जैसे अंकिता भंडारी का मामला है, इस पर आप अगर सीबीआई जांच की अब घोषणा कर देते हैं, और जो युवा भर्ती घोटालों पे सीबीआई जांच की डिमांड कर रहे हैं उस पर आप हाँ कर देते हैं, और जन भावनाओं को आप सुनते हैं और जन भावनाओं पे आप डिसीजन लेते हैं, तो वाकई 5 साल बाद आपका जो कार्यकाल होगा वो जरूर कहा जाएगा कि धामी जी का कार्यकाल यानी 5 साल नई मिसाल। तो बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से, और अगले आने वाले 4 सालों के लिए धामी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी लाइव से जुड़े हुए थे मेरे मित्र, उनको भी बहुत बहुत बधाई कि हम इसी तरह से आपस में चर्चा करके उत्तराखंड को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय उत्तराखंड। जागो उत्तराखंड।